तो क्वेश्चन का नाम है सेम ट्री। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वहां पर सॉल्व कर लेना। तो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास दो ट्री गिवन है, ठीक है। एक का नाम है P, एक का नाम है Q। तो ये P क्या है? ये पहले वाले ट्री का रूट नोड है, रूट नोड का रेफरेंस है। ये Q क्या है? ये दूसरे वाले ट्री का रूट नोड का रेफरेंस है, ठीक है। दोनों का रूट नोड गिवन है और आपको बताना है कि दोनों ट्री सेम है या नहीं है, सिर्फ इतना सा बताना है। तो सेम किसे बोलते हैं, सबसे पहले आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछना पड़ेगा। वैसे लीड कोड में लिखा है, मैं बता देता हूँ। पहली कंडीशन कि दोनों स्ट्रक्चर से, ठीक है, स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो दोनों ट्री एक जैसे लग रहे हैं। इसका रूट नोड है, लेफ्ट में एक नोड है और राइट में एक नोड है। दूसरे ट्री में भी रूट नोड है, लेफ्ट में एक नोड है, राइट में एक नोड है। स्ट्रक्चर से दोनों सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। अब देखो मैं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ, दूसरे वाले ट्री में एक और नोड में अटैच कर देता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल होनी चाहिए, तब हमारा सेम ट्री कहलाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि चलो स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल हो गई, लेकिन हर नोड की वैल्यू मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले ट्री का रूट नोड पे 1 है, तो दूसरे वाले ट्री के रूट नोड की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। पहले वाले ट्री के रूट नोड क्या जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू 2 है, राइट की वैल्यू 3 है, तो इसमें भी एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल नोड्स की वैल्यू मैच करनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, फिर हम बोलेंगे कि ट्री हमारा सेम है, ठीक है। तो सेम ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब एक काम करते हैं, एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। पहले उस पर फोकस करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ट्री हमारा सेम नहीं होगा। अगर हम दो नोड्स को मैच कर रहे हैं, दो नोड्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन में हो सकता है कि हम ये बोलें कि दोनों सेम नहीं है। पहली कंडीशन कि P मान लो नल है और Q नल नहीं है, तो मैं एक ऐसे यहां और लगा देता हूं कि इन दोनों में से एक नल है, ठीक है। दोनों में से एक नल है, इसका मतलब यार दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों नल है तो हम मान सकते हैं कि चलो सेम है। बट दोनों में से एक नल है और किसी एक पे नोड पे कोई वैल्यू है, ठीक है। तो मैं वो कंडीशन बता रहा हूं जिसमें आप रिजेक्ट वाली कंडीशन बता रहा हूं, जिसमें आप बोलोगे कि ट्री हमारा सेम नहीं है, ठीक है। मैं वो कंडीशन आपको अभी यहां बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन, P की वैल्यू है कुछ और ये नॉट इक्वल टू Q की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू मैच होनी चाहिए नोड्स की। अगर मैं ये रूट नोड को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों पे 1 होना चाहिए ना। एक पे 1 है, मान लो एक पे 2 है, तो वो सेम नहीं है। तो ये दो कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों ट्री सेम नहीं है। अगर कोई भी नोड को कंपेयर कर रहे हैं और अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो साफ साफ रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अब एक्सेप्ट वाली कंडीशन, जिसमें आप बोलोगे कि हाँ ये दोनों सेम है। तो देखो मैं कोड के टर्म्स में आपको बता रहा हूं, अगर ये दोनों की नोड की वैल्यू 1 है, ठीक है, आपको पता है कि यार ये दोनों ऑब्वियसली दोनों नल नहीं है, बट दोनों पे नोड है, दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। आपने दोनों कंपेयर कर ली कि चलो दोनों की वैल्यू 1 है, तो इस केस में हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, हम आगे भी चेक करेंगे, क्योंकि जब तक पूरा ट्री चेक नहीं हो जाता तब तक आप बोल सकते हो कि सेम है या नहीं सेम है, नहीं बोल सकते। तो उस केस में कंपेयर करके हम रिटर्न नहीं करेंगे, बट हम कंपेयर कर लेंगे, है ना। और ये दोनों कंडीशन रिजेक्ट वाली हमारी क्या है, रिजेक्ट वाली ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर वैल्यूज कंपेयर हो गई, ये रिजेक्ट में ही कंपेयर हो गया, है ना। तो यहां पर रिजेक्ट में कंपेयर होता है तो हम रिटर्न फॉल्स वहीं करके एग्जिट कर देंगे, है ना, रिटर्न फॉल्स करके एग्जिट कर दो। लेकिन दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होंगी, तो अब हम वहां रिटर्न नहीं करेंगे कुछ, हम आगे बढ़ेंगे। अब इस P वाले का जो लेफ्ट सब ट्री है वो Q के लेफ्ट सब ट्री से मैच करेंगे। P का जो राइट सब ट्री है, ठीक है, वो Q के राइट सब ट्री से मैच करेंगे, ठीक है। तो यही तो करेंगे, अगर रूट दोनों मैच हो गया तो अब P का लेफ्ट सब ट्री उठाओ, Q के लेफ्ट सब ट्री को कंपेयर करो और दोनों के राइट सब ट्री को आपस में कंपेयर कर लो, ठीक है।
और फाइनली कहाँ पर आप जाकर बोल सकते हो कि हाँ मैंने सारा चेक कर लिया और लास्ट में अगर पी नल हुआ और क्यू भी नल हो गया, आपको पता है कि आप चेक करते हुए आए हो, ध्यान से सुनना, आपने चेक करा और ये रिजेक्ट वाली कंडीशन ट्रिगर नहीं हुई, मतलब कहीं पर भी वैल्यू मिसमैच नहीं हुई, ये पी डॉट वेल नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वेल, कहीं पर वैल्यू मिसमैच नहीं हुई, कहीं पर इन दोनों में से एक नल नहीं निकला, अगर ये ट्रिगर नहीं हुई और लास्ट में आप इधर आ गए कि जहां दोनों नल है, यहां रिटर्न ट्रू कर दो। ये कोड के टर्म्स में मैंने समझाया है, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देखते हैं, समझ आ जाएगा। कोड पे जंप करते हैं और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर गीक्स फॉर गीक्स में जाते हो, आप कोई भी कोर्स बाय करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्रकाश 10 कूपन कोड यूज़ कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आपको जावा का कोर्स मिल जाएगा, आपको डेवलपमेंट के कोर्स मिल जाएंगे, आपको डीएसए के कोर्स मिल जाएंगे और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बजट में आ जाएंगे और 10% उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रकाश 10 कोड यूज़ कर लेना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। और ट्रीज वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात होती है कि यार ज़्यादा लाइंस का कोड नहीं होता, ये 4 लाइन का कोड है, लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। ध्यान से देखना, इन लाइन का अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया ना तो आपके सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे। सबसे पहले देखो, मैंने लिखा है कि आइदर पी नल है या क्यू नल है, लेकिन ये सेकंड लाइन जो है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नल है। और वाली कंडीशन क्या करती है, अगर कोई भी नल होता है तो ट्रिगर हो जाती है, लेकिन मेरे को दोनों नल में ये फॉल्स ट्रिगर नहीं करना। इस वजह से मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दोनों नल वाली कंडीशन पहले ही लिख दी कि अगर दोनों नल है तो पहले ही ट्रिगर हो जाओ और रिटर्न ट्रू कर दो। मैंने आपको क्या बताया था कि हम ट्रिवर्स करते करते जब सबसे लास्ट में आ जाते हैं और दोनों नोड नल होती है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि कोई भी जो नेगेटिव वाली कंडीशंस थी जिसमें हमारा ट्री सेम नहीं था वो ट्रिगर नहीं हुई हैं, तो लास्ट में दोनों नल होंगे तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और ये लाइन सबसे पहले लिखना, क्योंकि और जो कंडीशन होती है, जो सेकंड लाइन है ना, ये जो सेकंड लाइन है ये क्या बोलेगी, अगर पी नल है क्यू नल है, इनमें से कोई भी नल है तो फॉल्स कर दो, अगर दोनों नल है तब भी फॉल्स कर दो। क्योंकि और कंडीशन का लॉजिक क्या होता है कि वो पी भी नल है और क्यू भी नल है तब भी उसे ट्रिगर होना है, वो एक ही चेक करने वाली है कि आइदर पी नल है क्यू नल है या दोनों भी नल है तब भी ट्रिगर हो जाएगी। तो बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन होती है और वाली, इस वजह से मैंने मेक श्योर करा कि दोनों नल नहीं है और पहले ही उसे हैंडल कर लिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर दोनों में से कोई एक नल है तो मुझे पता है कि यार ट्री सेम नहीं है, फॉल्स कर दो। ये ट्री सेम कैसे हो सकता है, पी नल है और क्यू नल नहीं है, या क्यू नल है और पी नल नहीं है, तो ये तो फॉल्स वाली कंडीशन है, ट्री हमारा सेम नहीं है। अब ये लाइन देखो, अब इसका भी यार ऑर्डर मैटर करता है, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? देखो, अगर आपने नल वाली कंडीशन पहले चेक कर ली, मान लो पी नल होता और आप ये पी डॉट वैल कॉल कर रहे होते, तो यार ये तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा ना। जब पी नल है तो ये डॉट वैल कहाँ से कॉल करोगे, उसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे? तो ये जो नल वाली कंडीशन है हमने दोनों पहले हैंडल कर ली। अब हम चेक कर रहे हैं कि पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्री सेम नहीं है, यहाँ फॉल्स कर दो। देखा ना, कितने 4 लाइन का कोड था बट कितने तरीके में लिखा गया। अगर ऑर्डर बिगड़ गया ना तो कोड बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, दोनों नल नहीं है, पहली लाइन ट्रिगर नहीं हुई, दोनों में से एक भी नल नहीं है, ये ट्रिगर नहीं हुई, दोनों की वैल्यू मिसमैच भी नहीं हुई, ये भी ट्रिगर नहीं हुआ। इसका मतलब पी डॉट वैल इक्वल टू क्यू डॉट वैल है, बस यही कंडीशन रह गई है। इसका मतलब इस केस में मैंने बोला था रिटर्न नहीं करना, इस केस में ट्रिवर्स करना है। तो अब आखिरी लाइन देखो कोड की, आप P का लेफ्ट सब ट्री Q के लेफ्ट सब ट्री से मैच करो, P का राइट सब ट्री Q के राइट सब ट्री से मैच करो। समझ गए ना?
इस केस में रिटर्न नहीं करना, ट्रिवर्स को कंटिन्यू करना है। ट्रिवर्सल मतलब आगे आप चेक करो, ठीक है ना। 4 लाइन का कोड था, देखने में इजी लग रहा था, बट मुझे लगता है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब एक बार जल्दी से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सारे नोड चेक करने हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि एन आप ले लो, जैसे कि पी में मान लो 6 नोड्स हैं और क्यू में आप ले लो 2 नोड्स हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आप 2 ही नोड चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा और आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है। 2 नोड तक तो मान लो 2 नोड सेम है, 1 और 2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और भी नोड्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 नोड चेक करोगे, फिर तो आप यहाँ रिजेक्ट करके एग्जिट कर दोगे। तो एन हम मान रहे हैं कि जिसमें लेस नंबर ऑफ नोड्स हैं वो एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है ना, ये ट्री ऐसे हो सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये अनबैलेंस ट्री टाइप हो सकता है, ये पी है ये क्यू है। तो इस केस में जब आपका जो रिकर्सिव कॉल स्टैक है ना, ठीक है, जहाँ पर सारी फंक्शन कॉल स्टोर होती हैं, उसमें आपके ये तीनों रिकर्सिव कॉल सेव होंगी। तो इसका जो साइज होगा है ना वो n होगा, इस स्टैक का, इस रिकर्सिव कॉल स्टैक का साइज n होगा। तो हम बोलेंगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ n हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रिकर्जन में जो कॉल स्टैक यूज होता है ना, इसको भी हम कंसिडर करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। वरना अगर आप वैसे देखोगे तो हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा है, बट ये रिकर्जन में जो स्पेस यूज़ हो रहा है, इसमें जो कॉल स्टैक होता है उसका साइज n तक जाएगा इन द वर्स्ट केस। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लीड कोड के सॉल्यूशन में।